नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मैंने आप ही लोगों के द्वारा जो कमेंट्स चैनल पर किए जा रहे हैं उन्हीं को रखा हुआ है। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यह एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधा कमेंट्स पर हम लोग बात करते हैं। पहला जो कमेंट है ये आनंद कुमार जी का है। इनका कहना है कि सर मेरा 5000 का एसआईपी कैनरा रोबिको स्मॉल कैप फंड में चल रहा है, तो क्या ये निवेश के लिए सही है? देखिए, इस पर बात करेंगे। स्मॉल कैप कैटेगरी का एक फंड है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप एसआईपी चला रहे हैं तो बिल्कुल स्मॉल कैप जो फंड्स होते हैं वो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स आपको बनाकर दे सकते हैं। तो कैनरा रोबिको स्मॉल कैप फंड की परफॉर्मेंस कैसी है, इसको थोड़ा सा हम लोग अब डिटेल में समझते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 0.44% का एक्सपेंस रेशियो हमें यहाँ देखने को मिल जाता है और फंड साइज 12,591 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। देखिए, लमसम एसआईपी दोनों ही इस म्यूचुअल फंड्स में की जा सकती है। इंसेप्शन डेट 15 फरवरी 2019 की है, यानी कि 15 फरवरी 2019 से ये म्यूचुअल फंड अभी परफॉर्मेंस अपनी दे रहा है। तो कैसी परफॉर्मेंस है उस पर बात करते हैं। इक्विटी में 96.3% का निवेश है, जिसमें से स्मॉल कैप में 72.5% का निवेश है। स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनियों में निवेश। अब जितना ज़्यादा निवेश छोटी कंपनियों में होता है उतना ही ज़्यादा रिस्क हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादा रिस्क होता है तो रिटर्न्स भी हमें काफ़ी शानदार मिलते हैं। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, हायर जो आप रिस्क ले सकते हैं, हायर रिटर्न्स आप बनाना चाहते हैं, तो स्मॉल कैप आपके लिए बढ़िया है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लंबे समय के लिए अगर निवेश कर रहे हैं तो ही आप स्मॉल कैप को कंसिडर करें। ठीक है, मिड कैप में 13.4% है और लार्ज कैप में 10.4% का निवेश है। रिटर्न्स भी देख लेते हैं कैसे हैं। पिछले एक साल में 41.54% के रिटर्न्स हैं, पिछले 3 साल में 24.2 है, पिछले 5 साल में 35.86 है और सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 29.86% है, लगभग 30% के। सिंस इंसेप्शन डेट मैंने आपको दिखाई थी 15 फरवरी 2019, यानी कि 15 फरवरी 2019 से और अभी तक के जो रिटर्न्स हैं लगभग 30% के इस म्यूचुअल फंड ने बनाकर दिए हैं। अच्छी बात है कि लमसम भी आप कर सकते हैं, नहीं तो सभी स्मॉल कैप्स में लमसम अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ आपको मौका मिल रहा है। अगर आप लमसम भी करना चाहते हैं तो भी स्मॉल कैप में लमसम करना चाहते हैं तो अच्छा ऑप्शन है ये आपके लिए। ठीक है, अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला कमेंट संदीप सिंह जी का है। हेलो सर, मेरा लड़का 15 साल का है तो मैं उसके लिए 1000 पर मंथ 30 साल के लिए, तो बताइए कौन सा म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। देखिए सर, 1000 की एसआईपी है, लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हैं, ड्यूरेशन आपने बहुत ही शानदार बताई है 30 साल की। बिल्कुल आपको स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए मेरे हिसाब से। स्मॉल कैप के रिटर्न्स लॉन्ग टाइम में काफ़ी शानदार हमें मिलते हैं और रिस्क भी कहीं ना कहीं हमारा देखिए घटता चला जाता है, क्योंकि जितने लंबे समय तक हम निवेश करेंगे उतना ही रिस्क हमारा घटता है। तो लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल स्मॉल कैप एक शानदार ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगर मैं रिटर्न्स पर बात करूं, कुछ रिटर्न्स अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, चलिए कुछ रिटर्न्स पर बात कर लेते हैं स्मॉल कैप पर। चलिए सीधा स्मॉल कैप के रिटर्न्स आपको दिखाता हूं। इक्विटी फंड्स, देखिए चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तभी चीज़ें क्लियर होती हैं। देखिए यहाँ स्मॉल कैप आपके सामने है, ठीक है। अब देखिए स्मॉल कैप के जो एवरेज रिटर्न्स हैं वही 22.86% के हैं। अगर आप फंड्स देखें वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 46% के हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के 40 हैं, क्वांट के 46 हैं, टाटा स्मॉल कैप के 38% है। इस तरह से स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स हैं ना वो लॉन्ग टाइम में काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलते हैं। और आप तो यहाँ बात कर रहे हैं 1000 रुपये महीना की एसआईपी को 30 साल तक चलाने की, तो वाकई आप यहाँ से एक बढ़िया फंड बना सकते हैं। तो बिल्कुल स्मॉल कैप का जो ऑप्शन है वो आपके लिए काफ़ी शानदार हो सकता है। अगले फंड पर बात करते हैं, अगले कमेंट पर। यह है चंद्र यादव जी का। सर, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश करना ठीक रहेगा या मोतीलाल ओसवाल के सिर्फ मिड कैप में, दोनों में क्या बेस्ट है? बहुत अच्छा सवाल है। काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट चलता है कि लार्ज एंड मिड कैप में निवेश करूं या फिर मैं डायरेक्टली कोई मिड कैप फंड ले लूं। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यहाँ ये है कि अगर आप कोई मिड कैप फंड लेते हैं तो यहाँ सेबी का नियम ये कहता है कि आप मिनिमम 65% हिस्सा मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करेंगे, ठीक है। और अगर आप लार्ज एंड
मिड कैप फंड में निवेश करते हैं तो यहाँ सेबी का नियम ये कहता है कि आप मिनिमम 35% लार्ज कैप में और मिनिमम 35% मिड कैप में निवेश करेंगे। यानी कि मिनिमम 70% का जो निवेश होगा वो लार्ज एंड मिड कैप में होगा। बाकी का आप स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप कहीं भी रखिए, ये फंड मैनेजर अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। मिड कैप में कम से कम 65% तो आपको मिड कैप में रखना होता है। ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस को और ध्यान से समझाने के लिए कुछ मैंने चीज़ें आपके लिए सामने यहाँ रखी हैं, स्लाइड्स देखिए। ये देखिए, ये है मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मिड कैप में 65.7% का निवेश है, लार्ज कैप में 12.5% है और स्मॉल कैप में केवल 2.8% है। रिटर्न्स देखिए, पिछले 1 साल में 67.94 है, पिछले 3 साल में 35 है और पिछले 5 साल में 32.86% के रिटर्न्स है। ये मिड कैप फंड है। यहाँ लार्ज कैप में जो एलोकेशन है वो बहुत कम है, केवल 12.5% है। वहीं अगर आप लार्ज एंड मिड कैप को देखें तो यहाँ लार्ज कैप में एलोकेशन लगभग 35% आपको मिलेगा और मिड कैप में भी लगभग 35 मिलेगा, इतना क्योंकि रखना ही है। और यहाँ स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रखा है, लगभग 26% स्मॉल कैप में भी रखा गया है। अब यहाँ लार्ज कैप में एलोकेशन ज़्यादा होने की वजह से रिस्क आपको मिड कैप के मुकाबले थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़ी कंपनियों में निवेश आपका काफ़ी हद तक बढ़ गया है। लेकिन बड़ी कंपनियों में निवेश जब ज़्यादा होगा तो उसका फ़र्क हमारे रिटर्न्स पर भी पड़ेगा, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं, ग्रोथ बहुत स्लो होती है, तो रिटर्न्स थोड़े से वहाँ घट जाते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, जितना कम रिस्क लेंगे उतने ही कम रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ रिटर्न्स देखिए, पिछले 1 साल में 60.72 है, पिछले 3 साल में 26.9 है और पिछले 5 साल में 27% के आसपास है। यहाँ 32% के आसपास थे, क्योंकि यहाँ मिड कैप में ज़्यादा एलोकेशन था। यहाँ मिड कैप और लार्ज कैप में बराबर एलोकेशन है, इसलिए रिटर्न्स थोड़े से कम है। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपके रिस्क टॉलरेंस कितनी है। आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आप मिड कैप में निवेश कीजिए। आप थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहते हैं, थोड़ा सा, तो लार्ज एंड मिड कैप में निवेश कर दीजिए, क्योंकि पैसा लार्ज कैप में भी जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी एक हिस्सा आपके पैसे का निवेश होगा। तो यहाँ रिटर्न्स आपके थोड़े से मिड कैप के मुकाबले कम देखने को मिलते हैं। यही एक डिफरेंस है। आप इसको अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से समझकर निवेश कर सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट, सर मैं 49 ईयर्स एज में रिटायर कर रहा हूं। सर मैं SWP या म्यूचुअल फंड लमसम किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि मुझे 20,000 रुपये महीना मिलते रहें। ठीक है सर, देखिए, अगर आप एक SWP प्लान लेना चाहते हैं, बिल्कुल आपको अपने पैसे को लमसम म्यूचुअल फंड में करना होगा। लमसम यानी कि एक मुश्त आप कुछ पैसे को निवेश करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, आप यहाँ 20,000 रुपये महीने का विड्रॉल चाहते हैं तो मेरे हिसाब से लगभग 30 लाख रुपए आपको निवेश करने होंगे। और कौन से फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं उस पर भी बात करते हैं। देखिए, अगर आप फंड की बात यहाँ करें तो मेरे हिसाब से आप किसी हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं। देखिए, इक्विटी फंड्स में क्या होता है, हमारा पूरा पैसा ही स्टॉक मार्केट में निवेश होता है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड फंड्स को देखेंगे, यहाँ आपका पैसा स्टॉक मार्केट के साथ साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी निवेश किया जाता है। हालांकि प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले रिटर्न्स थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन आपका जो रिस्क है वो इक्विटी फंड्स के मुकाबले यहाँ काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ भी कैटेगरी है, आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं। रिटर्न्स आप यहाँ मानकर चल सकते हैं 10-11% के आसपास मिलते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड भी है। और अगर आप ना एग्रेसिव में जाना चाहते हैं क्योंकि रिस्क ज़्यादा है, ना आप कंजर्वेटिव में जाना चाहते हैं क्योंकि रिटर्न्स कम है, तो एक कैटेगरी बहुत अच्छी है जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन। यहाँ डिसीजन फंड मैनेजर के हाथ में रहेगा कि वो आपके पैसे को इक्विटी में कितना डालते हैं और डेट में कितना डालते हैं, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। इस कैटेगरी के भी रिटर्न्स शानदार हैं। देखिए, यहाँ लगभग 12.69% के एक एवरेज रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि लगभग मान लीजिए 12.5% के रिटर्न्स। ठीक है, अगर आप इस तरह के फंड्स में अपने पैसे का लमसम निवेश करते हैं, मान लीजिए 30 लाख रुपए का निवेश यहाँ किया जाता है। ठीक है, तो सिंपली एक कैलकुलेटर पर चलते हैं। देखिए, बिल्कुल सिंपल आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। 30 लाख रुपए, 30 लाख। अब हमें क्या करना है, इसका केवल 8% विड्रॉल लेना है। ठीक है, 8%। अब ये कितना बन रहा है,
ये बन रहा है कितना, ये यहाँ पे 3 लाख हो गया है शायद, ठीक है, इसको हम लोग दोबारा से करते हैं, 30 लाख, 30 लाख, इसका 8%, ठीक है, ये बन जाता है हमारा 2,40,000 रुपये। अब हम इसको मंथ में निकालते हैं, क्योंकि ये हमने ईयरली निकाला था, मंथ में बन जाता है ये सीधा सीधा 20,000 रुपये। यानी कि 20,000 रुपये का विड्रॉल यहाँ से लिया जा सकता है 30 लाख रुपये निवेश करके। इसको और बिल्कुल ध्यान से समझाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा SWP कैलकुलेटर पर, ठीक है। टोटल जो हमारा निवेश है वो है 30 लाख रुपये का, 30 लाख। विड्रॉल पर मंथ हम कितना ले रहे हैं यहाँ से, 20,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की जो ड्यूरेशन है हमारी, हम मानकर चलते हैं कि आप अगले 20 साल के लिए इस प्लान को लेते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आपने देखे 12.5% के आसपास थे, चलिए हम 12 रख लेते हैं। अगर हमें 12 भी मिल जाते हैं तो देखिए इस SWP प्लान की खूबसूरती क्या है। आपने यहाँ क्या किया, 30 लाख रुपए का निवेश किया, 20,000 रुपये महीना आपने विड्रॉल यहाँ से लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अगले 20 साल तक रिटर्न्स मैंने एग्जाम्पल के लिए 12% यहाँ पर रखे हैं। आपका जो टोटल निवेश था 30 लाख का था, आपने जो विड्रॉल किया अमाउंट वो कितना किया वो आप देख सकते हैं, 48 लाख रुपए। उसके बाद भी जो फाइनल बैलेंस आपके पास बचेगा वो लगभग 1 करोड़ रुपया बचेगा। अब ये 1 करोड़ रुपए क्यों बच रहा है, जबकि आप तो विड्रॉल ले रहे हैं? ये इसलिए बच रहा है क्योंकि आपको रिटर्न्स मिले 12% के और आपने जो विड्रॉल किया वो किया 8% का। ये 4% से आपका पैसा कंटिन्यू बढ़ भी रहा है, तो बढ़ते बढ़ते ये आपका पैसा 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप SWP प्लान में भी अपने पैसे को निवेश करके मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अगले कमेंट पर। चलिए अगला जो कमेंट है ये है, मैक्सिमम एडवाइजर रेगुलर ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं, डायरेक्ट ग्रोथ के लिए डिस्करेज क्यों करते हैं, पता नहीं सर, प्लीज़ इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए। देखिए यहाँ जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान करते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, रेगुलर प्लान्स और डायरेक्ट प्लान्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है एक्सपेंस रेशियो का। एक्सपेंस रेशियो क्या होते हैं? एक्सपेंस रेशियो खर्चे होते हैं जो हमसे चार्ज किए जाते हैं। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट परचेज करते हैं, अब डायरेक्ट आप कहाँ से खरीदेंगे? आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू निवेश कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट प्लान्स मिल जाएंगे। आपको एक्सपेंस रेशियो 0.7, 0.8, 0.6 ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू, आप बैंक के थ्रू, एजेंट के थ्रू, आप किसी भी तरह से अगर रेगुलर प्लान के थ्रू निवेश करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो आपसे ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। अब ज़्यादा इसलिए चार्ज किया जाएगा क्योंकि वहाँ उनका कमीशन भी ऐड हो जाएगा। लेकिन देखिए हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं। अगर आप डायरेक्ट प्लान्स लेते हैं तो सारे डिसीजन आपके खुद के होंगे कि मुझे इस प्लान को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू निवेश करते हैं, जो एजेंट्स आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड के, उनके थ्रू आप निवेश करते हैं, तो वो आपको एक सटीक जानकारी भी देते हैं कि आपके लिए ये प्लान्स अच्छे हैं, आप इनमें निवेश कर लीजिए, आपके रिस्क टॉलरेंस इतनी है, आप इसमें निवेश कर लीजिए, आप इस प्लान में SWP ले लीजिए, आप इतना लमसम कर लीजिए। तो ये कुछ बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं रेगुलर प्लान के। ऐसा नहीं है कि रेगुलर प्लान्स के सिर्फ नुकसान ही हैं, कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कुछ लोग तो हमेशा चाहते हैं कि हम जब भी निवेश करें, हम लोग किसी ऐप पे विश्वास ही नहीं करते हैं, तो हमारे बीच में एक आदमी ज़रूर रहे जिसके थ्रू हम निवेश कर रहे हैं। कल को कोई अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो हम उसको कह सकते हैं कि भैया आपके थ्रू निवेश किया था, अब इसमें ये दिक्कत आ रही है, आप थोड़ा सा इसको देखिए। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो डायरेक्ट और रेगुलर का जो डिसीजन है वो आपका खुद का होना चाहिए। डायरेक्ट लेंगे सब कुछ आपको खुद से मैनेज करना होगा, रेगुलर प्लान लेंगे आपको एक आदमी बीच में मिलेगा जो आपकी ये जो चीज़ें हैं इनको मैनेज कराएगा, आपको फंड सिलेक्शन में भी हेल्प कर देगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप रेगुलर और डायरेक्ट चूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला जो पॉइंट है, इनका कहना है कि जब तक आप रिव्यू नहीं करेंगे मैं धीरज रख के हर वीडियो में पूछता रहूँगा। ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। धीरज जिसके अंदर है उन्हीं को म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ धीरज की ही पड़ती है। पैसे से भी ज़्यादा जो ज़रूरी है वो हमारे लिए धैर्य है। जितने लंबे टाइम म्यूचुअल फंड में टिकते हैं ना, उतने ही बेहतर रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से हमें मिलते हैं। और सर ने तो पहले ही बोल दिया कि मैं धीरज रखकर हर वीडियो पर कमेंट करूंगा। ठीक है सर, कमेंट शायद अब आपको आगे करना ना पड़े, लेकिन धीरज आपके अंदर है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए आपने लमसम किया है 20 साल के लिए। SBI का इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड है, HSBC इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड है, टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स है,
सर देखिए, टाटा मिड कैप भी आपने रखा है, ये अच्छा है, टाटा मिड कैप आपने ले लिया है। देखिए सर, जो इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड है, HSBC इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड है, ये थीम बेस्ड फंड्स होते हैं। इनको आप अपने पोर्टफोलियो में 10% से 15% रख सकते हैं, लेकिन इन्हीं को मेन फंड बना लेना शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा रिस्की रहता है। अब आपने दोनों फंड्स लिए हैं, आपने इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड ले लिया, ठीक है, आप इसको रख लीजिए। आपने फिर HSBC इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को भी ले लिया है। देखिए और भी ऑप्शन है आपके पास। चलिए, टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स आपने रखा है, ठीक है, लार्ज कैप फंड है, आपने इसको रख लिया। एक इंडेक्स फंड है, आपने यहाँ लमसम कर दिया, ठीक है। मिड कैप आपने कर दिया, आप एक स्मॉल कैप भी रख सकते हैं, आप एक फ्लेक्सी कैप भी रख सकते हैं, आप एक मल्टी कैप भी रख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो नए नए आपको फंड्स दिख रहे हैं कि SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी रख लिया, HSBC इंडिया एक्सपोर्ट रख लिया। देखिए, थीमेटिक फंड्स को थोड़ा सा ना अपने पोर्टफोलियो में कम रखिए, रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। थोड़े से अच्छे फंड्स को रखने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। अब SIP की बात करते हैं। SIP में भी आपने क्या है, कॉन्ट्रा रख लिया है, एनर्जी अपॉर्चुनिटी रख लिया है और स्मॉल कैप रख लिया है। यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक देखने को मिल रही है। देखिए, वैसे तो लॉन्ग टाइम का निवेश है, आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। कोशिश कीजिए थोड़ा सा लार्ज कैप को भी रखिए। अब आपने यहाँ पर देखिए, कॉन्ट्रा रख लिया है, ठीक है, तीनों ही फंड आपने हाई रिस्क वाले रखे हैं। आप थोड़ा सा यहाँ मिड कैप को भी रख सकते हैं। SBI के बढ़िया फंड है, SBI मिड कैप को भी आप रख सकते हैं। SBI मैग्नम मिड कैप अच्छा फंड है। फ्लेक्सी कैप को भी आप रख सकते हैं। तो आप अगर अपने पैसे को, निवेश को 3000 से बढ़ाकर अपनी SIP को थोड़ा सा 5000 तक ले जाएं, 20 साल का निवेश है, उन 5000 में से आप क्या कीजिए, 2 से 2500 रुपये तक तो करिए स्मॉल कैप में निवेश, एक मिड कैप रख लीजिए और एक SBI का एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड रख लीजिए। इस तरह से रख लीजिए, आपको लॉन्ग टाइम में बढ़िया रिटर्न्स यहाँ से मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी के जो कमेंट्स थे काफ़ी हद तक उनके डाउट क्लियर हुए होंगे। बाकी दोस्तों, ये मेरी तरफ से या हमारे चैनल की तरफ से किसी भी तरह की रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए वीडियो बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश होता है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी अगर आपके मन में भी कुछ कमेंट्स, कुछ भी दुविधा चल रही हो, तो आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। जल्द ही आपके टॉपिक पर भी वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पूरी तरह से क्लियर हुई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।